अब बात करते हैं जनरल रूल्स ऑफ वेरिफिकेशन कि क्या क्या ऐसे सामान्य नियम हैं जो वेरिफिकेशन के टाइम पर ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला कि कोशिश कीजिए कि जो वेरिफिकेशन का काम है वो ऑडिटर खुद करता है। अगर ऑडिटर खुद नहीं कर पाता तो ऑडिटर अपने सबसे जो विश्वसनीय इंसान है, कर्मचारी है उनका, उसे देगा और ऑडिटर बीच बीच में उसकी टेस्ट चेकिंग करता रहेगा। दूसरा क्या है, जो टाइटल डॉक्यूमेंट है एसेट का, टाइटल डीड है, टाइटल से रिलेटेड जो भी अधिकार से रिलेटेड आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप वेरीफाई करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स शुड बी डन ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट और एंड ऑफ फाइनेंस। जब बैलेंस शीट बनेगी तब आप एसेट्स की खुद पर्सनली फिजिकली वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। जो लिक्विड एसेट्स हैं, जो कैश में कन्वर्टेबल एसेट्स होते हैं, जैसे क्या क्या हो सकते हैं लिक्विड एसेट्स, स्टॉक हो गया, चेक हो गया, कैश हो गया, ये सारे एसेट्स कोई वेरिफिकेशन एक ही बार में एक ही सिटिंग में कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मूवेबल एसेट्स हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है, अलग अलग एसेट्स के ऊपर अगर आपने कुछ इनकर किया है तो उसको केयरफुली वेरीफाई करेंगे। कोई मशीन ली, उस मशीन पर अगर आपने कोई खर्चा किया, कोई इन्वेस्टमेंट ली, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको कोई इंटरेस्ट मिला, तो किसी भी एसेट से जुड़ा आपका कोई भी आय और व्यय है उसके बारे में आप बहुत अच्छे ऑडिटर जो है वो जांच करेगा। सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लाइंट स्टेटिंग दैट एसेट्स आर फ्री ऑफ चार्ज। क्लाइंट से आप लिखित में सर्टिफिकेट लेंगे कि हमारा जो एसेट है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इन केस एनी एसेट हैज़ बिन गिवन एज अ सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया कई बार लोन लेते हुए क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, एसेट को गिरवी रख देती है। तो अगर ऐसा किया गया है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट ही ऑब्टेन करना पड़ेगा। अगर कोई एसेट आपने सेफ कस्टडी में रखा है किसी भी इंसान की, आपने कहीं सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भी एसेट रखा है तो उसका भी सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लीजिए। A confirmation should be received from the balance receivable from the debtors। जो आपके देनदार हैं उनसे जो भी राशि आपको मिलनी है, रिसीवेबल है, उसके लिए एक कॉन्फर्मेशन ले लेना चाहिए, एक पुष्टिकरण ले लेना चाहिए। द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट शुड बी डिटरमाइंड। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एसेट्स का मूल्यांकन किया गया है क्या वो उचित तरीके से किया गया है, क्या वो प्रिंसिपल्स के बेसिस पर किया गया है या नहीं किया गया। जो आपके इनटैंजिबल एसेट्स हैं, अब जैसे गुडविल है, इसकी आप कैसे वेरिफिकेशन करेंगे? इसकी वेरिफिकेशन आप जो भी एविडेंस उसको लेकर, जो भी सबूत उसको लेकर अवेलेबल हैं, उसके बेसिस पर कर सकते हैं। Certificate should be obtained from the client regarding the various liabilities of the organization। जितनी भी liabilities हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसको लेकर क्लाइंट से सर्टिफिकेट ले लीजिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन की ये liabilities हैं और ये liabilities सिर्फ बिजनेस की हैं, किसी की पर्सनल liabilities के अंदर नहीं है। The balance outstanding to various creditors should be verified। जो हमारे लेनदार हैं उनको हमें कितना बैलेंस अभी भी ड्यू है, कितना आउटस्टैंडिंग है, उसे भी वेरीफाई कर लीजिए। कैसे? इन क्रेडिटर्स से, इन लेनदारों से कॉन्फर्मेशन लेटर्स ले लीजिए और इस लेटर में जो अमाउंट ये लिखेंगे उसे आप जो आपके अकाउंट्स में एंट्री की गई है उससे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंकेक्षक के क्या क्या कर्तव्य हैं, ऑडिटर के क्या क्या ड्यूटीज हैं वेरिफिकेशन को लेकर। तो ऑडिटर की दो तरह से ड्यूटीज हैं, एसेट्स को लेकर और लाइबिलिटीज को लेकर। सबसे पहले एसेट्स को लेकर बात करते हैं। तो एसेट्स को लेकर क्या क्या चेक करना चाहिए एज एन ऑडिटर? आप ये चेक कीजिए कि जो एसेट्स हैं जिस दिन बैलेंस शीट बनती है उस दिन मौजूद होने चाहिए, वो एसेट्स जो है वो एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, विद्यमान होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में एसेट है ही नहीं, आपने शुरू में दिखा दिया, बीच में चोरी कर दिया, गुम कर दिया, तो वो एसेट आज भी मौजूद होना चाहिए। एसेट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, पर्सनल किसी का नहीं होना चाहिए। जो भी मूल्यांकन किया गया है वो आपने बिल्कुल उचित तरीके से किया है। जो एसेट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के नेम पर होने चाहिए, किसी भी पर्सनल इंडिविजुअल के नेम पर नहीं होने चाहिए। एसेट्स पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, कहीं गिरवी नहीं रखे होने चाहिए।
कोई भी अगर आपने एडिशन की है एसेट के अंदर, एसेट को कुछ बढ़ाया है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगाई है, तो वो एसेट की वैल्यू में ऐड करनी है। कोई भी अगर आपने खर्चा किया है एसेट पे, एसेट को आपने रिपेयर किया है, मरम्मत करवाई है या रिन्यू करा है, तो उसे आप P&L में एक्सपेंस में डेबिट कर देंगे। जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की है वो कंपनी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। अगर आपने एसेट का कुछ भाग बेच दिया तो उसे भी वेरीफाई करेंगे, उस सेल को भी वेरीफाई किया जाएगा। कैसे आप उस सेल को वेरीफाई कर सकते हैं? अगर आपके पास उसकी रसीद है, उसकी कोई कॉपी पड़ी है, उसे वेरीफाई कर सकते हैं। मूवेबल एसेट्स की वेरिफिकेशन के लिए ऑडिटर को प्रेजेंट होना चाहिए जब बैलेंस शीट बने। ऐसा तो नहीं बैलेंस शीट बन रही है उस टाइम पर लोग ले आए उस एसेट को या उस एसेट को बाहर निकाल दिया, तो ऑडिटर फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। बाकी फिक्टिशियस या इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे हैं अगर जिनको आपको राइट ऑफ करना है, तो उस राइटिंग ऑफ के जो भी प्रिंसिपल्स लगते हैं उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही उनको राइट ऑफ किया जाएगा। लाइबिलिटीज को लेकर क्या क्या ड्यूटीज हैं? सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि जो भी लाइबिलिटीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की ही हैं। एम्प्लॉयज़ की पर्सनल खुद की अपनी लाइबिलिटीज इंक्लूड नहीं की जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आप देखेंगे कि जो लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में दिखाई गई हैं वो एक्चुअली में उस दिन भी एग्जिस्ट करती हैं जब बैलेंस शीट बनी है। ऐसा तो नहीं कि वो लाइबिलिटी है ही नहीं लेकिन आप बुक्स में दिखाए जा रहे हो। फिर जो लाइबिलिटीज हैं उनका करेक्ट मूल्यांकन होना चाहिए, उनकी सही वैल्यू पर ही उसे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। कोई डाउटफुल लाइबिलिटी है, आपको संदिग्ध लगती है, आपको शक है कि शायद ये नहीं होनी चाहिए, तो उसे आप एक्चुअल लाइबिलिटी में बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि एसेट्स की वेरिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सबसे पहला एसेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। दो चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताई थी, एक फ्री होल्ड और एक लीज होल्ड। लीज होल्ड तो जब हम कोई चीज़ लीज पर लेते हैं और फ्री होल्ड जब हमारा खुद का राइट उसके ऊपर होता है। तो फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे? एक तो ऑर्गेनाइजेशन का खुद का राइट है, वो उसे बेचे, उसे चैरिटी में दे दे, चाहे उसके बेसिस पर वो लोन ले ले, ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट राइट उस लैंड और बिल्डिंग पर होगा। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे? सबसे पहले देखते हैं क्या क्या वेरीफाई होगा। ओनरशिप। ओनरशिप के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग की आइडेंटिटी है उसे कैसे चेक करेंगे, उसका अस्तित्व है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? आपके पास टाइटल की डीड होगी, आपके पास ओनरशिप के कोई कागजात होंगे, उसके बेसिस पर चेक करेंगे। आप देखेंगे कि ये जो कागजात हैं ये कंपनी के नेम पर हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी की पर्सनल कैपेसिटी में हो, किसी के खुद के इंसान के नाम पर हो। अगर आपको लगता है कि कोई भी दुविधा है, कोई भी आपको शक लग रहा है डॉक्यूमेंट्स पर, तो आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं आपके क्लाइंट से कि भाई आप प्रमाणित कीजिए कि ये जो एसेट्स हैं इनकी ओनरशिप हमारे पास ही है। दूसरा, फिजिकल इंस्पेक्शन। अगर आपको एग्जिस्टेंस चेक करनी है ना बेटा, ये चेक करना है कि क्या वो एसेट जो है वो मौजूद है, वो विद्यमान है, तो उसके लिए आपको फिजिकली ही उसकी इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। आपको जाकर पर्सनली उस एसेट को देखना पड़ेगा। आप चेक करेंगे कि एसेट है भी या नहीं, या एसेट इसी काम किस काम के लिए यूज़ किया जा रहा है। तीसरा है चेंज इन एसेट्स। कोई भी चेंज आता है एसेट में, चेंज का मतलब कोई भी एडिशन होती है। आपने अगर नया एसेट परचेज किया या कोई भी सेल किया आपने नया एसेट, तो उसे आप कहेंगे चेंज इन एसेट। सपोज आपने एसेट परचेज किया तो आप कैसे उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं? आपके पास परचेज ऑर्डर होगा, उसके बेसिस पर कर लीजिए। अगर आपने एसेट सेल किया तो आपके पास सेल्स डीड होगी, आप उसके बेसिस पर वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद है चार्ज। अगर एसेट के ऊपर कोई भी चार्ज है, चार्ज का मतलब आपने कोई लोन लिया है और उसके लिए आपने सिक्योरिटी के तौर पर या गिरवी रखा है ये एसेट, तो आपको उस लोन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जो ऑडिटर है वो कैसे चेक कर सकता है? लोन की मॉर्टगेज की कोई डीड होगी, उस डीड को वेरीफाई कर सकते हैं। ऑडिटर को ये मेक श्योर करना है कि क्या कहीं कोई एसेट पे ऊपर चार्ज तो नहीं है, और अगर चार्ज है तो वो बैलेंस शीट में दिखाया भी गया है या नहीं दिखाया गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अगर आप किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं
तो कैसे वेरीफाई कर सकता है ऑडिटर? ऑडिटर के पास कॉन्ट्रैक्टर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेसिस पर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टर से उसको कोई रसीद आई होगी उसके बेसिस पर कर सकता है, जो आर्किटेक्ट है जो बनाता है डिज़ाइनिंग उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन आई होगी कि कितना % ये बिल्डिंग बन गई है उसके बेसिस पर वेरीफाई कर सकते हैं। फिर है रिवेन्यू एक्सपेंसेस। रिवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होंगे लैंड एंड बिल्डिंग में? लैंड एंड बिल्डिंग को रिपेयर कराने में, मरम्मत कराने में जो खर्चा आया, रिन्यू कराने में जो खर्चा आया, वो सारा खर्चा रिवेन्यू का खर्चा है। तो रिवेन्यू एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? P&L अकाउंट के अंदर। तो ऑडिटर को ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि कहीं इनको कैपिटल एक्सपेंसेस की तरह तो नहीं दिखाया गया। फिर है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का क्या मतलब है? आप लैंड और बिल्डिंग का मूल्यांकन किस बेसिस पर करते हैं? तो जो बिल्डिंग है वो तो हमेशा कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन पर होगी वैल्यू, लेकिन लैंड तो डेप्रिशिएट थोड़ी ना होती है। तो लैंड की वैल्यूएशन कैसे होगी? एट कॉस्ट बेसिस। तो लैंड की वैल्यूएशन कॉस्ट पर और बिल्डिंग की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटाकर। तो ऑडिटर को ये मेक श्योर करना है कि जो एसेट्स हैं उनका मूल्यांकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस के बेसिस पर ही किया जा रहा है, शोन इन द बैलेंस शीट। ऑडिटर को ये भी देखना है कि लैंड एंड बिल्डिंग को बैलेंस शीट में दिखाया गया है या नहीं, जितने वैल्यू के वो हैं उतनी ही वैल्यू के दिखाए गए हैं या नहीं, उनको करेक्ट हेडिंग के अंतर्गत ही दिखाया गया है या नहीं। तो ये था आपका फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद सिमिलर है दूसरा लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर क्या होता है बेटा? एक लीज अग्रीमेंट होता है जिसके बेसिस पर जो लेसी है उसे राइट मिलेगा कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जैसे ही वो वक्त ख़त्म होगा वो प्रॉपर्टी वापस से ओनर के पास चली जाएगी। तो जो लीज होल्डर है, जिसने लीज ली, जिसने राइट खरीदा यूज़ करने का, उसे हम लीज होल्डर कहेंगे और इस अग्रीमेंट को हम लीज अग्रीमेंट कहेंगे। जैसे ही ये वक्त ख़त्म हो जाता है तो जो प्रॉपर्टी है वो ओरिजिनल ओनर के पास वापस चली जाएगी, या हो सकता है ये अग्रीमेंट को आप दोबारा से रिन्यू करवा लें। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी में भी सेम चीज़ें हैं बिल्कुल। ओनरशिप कैसे चेक कर सकते हैं? लीज डीड के बेसिस पर कर सकते हैं। ऑडिटर जो है उसे लीज डीड को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसमें जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं ये चेक करना है कि क्या उन्हें फॉलो किया जा रहा है या नहीं। एग्जिस्टेंस को कैसे चेक करेंगे? फिजिकल वेरिफिकेशन के बेसिस पर आप जाएंगे, साइट पर जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि ये लैंड और बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी भी है या नहीं है। रिवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होंगे? इस लीज होल्ड प्रॉपर्टी को आपने रिपेयर कराया, आपने कोई टैक्स भरा, म्यूनिसिपल टैक्स भरा, प्रॉपर्टी टैक्स भरा, आप ये सारे खर्चे क्या हैं? रिवेन्यू एक्सपेंसेस। तो ये कहाँ जाएंगे? डेबिट होंगे P&L अकाउंट में। तो ऑडिटर को मेक श्योर करना है कि इनको रिवेन्यू ही कंसिडर किया जा रहा है, इनको कैपिटल एक्सपेंस तो नहीं कंसिडर किया जा रहा। इसके बाद है चार्ज। इसके बेसिस पे अगर कहीं पर भी लोन लिया गया है तो आप देखेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशंस चेक करेंगे एग्रीमेंट की कि क्या एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा था कि आप इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर लोन ले सकते थे। और आप ये भी मेक श्योर करेंगे कि अगर कोई लोन लिया गया है तो वो लोन भी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन भी आप चेक करेंगे कि क्या जो वैल्यूएशन है वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस है। तो आप ये चेक करेंगे कि क्या जो अमाउंट है वो हर साल जितनी अमाउंट राइट ऑफ करनी चाहिए वो राइट ऑफ की जा रही है। और वैल्यूएशन के जो मेथड हैं वो हर साल बदल तो नहीं रहे हैं कि आज कॉस्ट पे है, कल किसी और मेथड पे है, कल रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर है, परसों हिस्टोरिकल कॉस्ट पर है। तो वैल्यूएशन के मेथड चेंज तो नहीं हो रहे हैं। इंक्रीज और डिक्रीज, अगर कोई भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं तो आप ऑडिटर परचेज की वेरिफिकेशन करेगा, सेल करते हैं तो सेल की वेरिफिकेशन होगी। तो जो भी इंक्रीज या डिक्रीज किया गया है उसको वैल्यूएशन के टाइम पर आप एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद है सिंकिंग फंड। आपको चेक करना है, ऑडिटर को चेक करना है कि सिंकिंग फंड क्रिएट किया गया है। जब भी लीज का जो आपका अग्रीमेंट है इसे रिन्यू कराते हैं तो ऑडिटर को देखना है कि उसके रिन्यूअल के वक्त पर सिंकिंग फंड क्रिएट किया गया भी है या नहीं। और अगर सिंकिंग फंड क्रिएट किया गया है तो क्या उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में दिखाया गया है या नहीं। शो इन द बैलेंस शीट, ऑडिटर को ये मेक श्योर करना है कि जो लैंड है वो बैलेंस शीट में दिखाई गई है, वो बैलेंस शीट के करेक्ट हेड में दिखाई गई है। ऐसा तो नहीं उसे करंट एसेट्स में दिखा दिया फिक्स्ड एसेट्स की जगह।
तो ये थी आपकी लीज होल्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी बहुत बड़ा एसेट होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि बिजनेस का जो काम है वो एक्चुअल में प्लांट और मशीनरी से ही किया जाता है। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ तो एक रजिस्टर ही बना के रखा जाता है जिसे कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी रजिस्टर। इसके अंदर सब लिखा होता है, मशीन का नाम क्या है, उसका मॉडल नंबर क्या है, उसकी कितनी लाइफ है, उसकी क्या वैल्यू है, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, डेप्रिसिएशन काटने के बाद उसकी कितनी वैल्यू रही, ये सारी चीज़ें जो हैं प्लांट एंड मशीनरी रजिस्टर में मेंटेन की जाती हैं। तो इसमें भी क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले ओनरशिप देखेंगे। आप देखेंगे कि ओनरशिप जो है प्लांट एंड मशीनरी की वो कंपनी की है या नहीं है। कैसे चेक कर सकते हैं, आपने कोई चीज़ परचेज़ की तो उसका इनवॉइस रिसीव किया होगा, पेमेंट की है तो पेमेंट की रसीद होगी, परचेज़ की तो परचेज़ ऑर्डर होगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर वेरिफिकेशन की जा सकती है ओनरशिप की। एग्जिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ऑडिटर को और मैच करना पड़ेगा कि जो रजिस्टर में चीज़ें लिखी हुई हैं वो एक्चुअल में हैं भी, मौजूद हैं भी या नहीं है। फिर है चार्जेस। अगर प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट कोई लोन लिया गया है तो ये चेक किया जाएगा कि ऑडिटर को ये मेक श्योर करना है कि कोई लोन तो नहीं लिया, लोन लिया प्रमाणित कीजिए कि आपने कोई लोन नहीं लिया है। अगर लोन ले लिया गया है तो लोन एग्रीमेंट पढ़ेगा ऑडिटर, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेगा और ये मेक श्योर करेगा कि लोन को भी आपने बैलेंस शीट में दिखाया है। फिर है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एसेट को यूज़ करने से पहले जितने खर्चे हैं परचेज करने के वो सारे कहाँ जाएंगे, वो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं। और यूज़ करने के बाद जो खर्चे हैं जैसे रिपेयर का, मेंटेनेंस का, वो कहाँ जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में। तो ऑडिटर को ये देखना है कि ऐसा तो नहीं कि कैपिटल का खर्चा रेवेन्यू में दिखा रखा है और रेवेन्यू का खर्चा कैपिटल में दिखा रखा है। ऑल्टरेशन, अगर कोई भी चेंज है, अगर एसेट में आपके जो प्लांट एंड मशीनरी है इसमें कोई चेंज है, यानी आपने कोई नई खरीदी है या पुरानी आपने बेच दी है, तो नई परचेज की है तो आप परचेज ऑर्डर के बेसिस पर, इनवॉइस के बेसिस पर चेक कर सकते हैं। आपने सेल की है तो सेल्स डीड के बेसिस पर चेक कर सकते हैं। परचेज अगर आपने सेल की है तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाया जाना चाहिए। वैल्यूएशन, प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यूएशन है ये चेक करेंगे कि उसका जो मूल्यांकन है वो बिल्कुल सही तरीके से किया गया है या नहीं। डेप्रिसिएशन को काट के ही चेक किया गया है, जितना अमाउंट डेप्रिसिएशन का डिडक्ट होता है वो रीजनेबल है, जायज़ है, ऐसा तो नहीं हाई डेप्रिसिएशन दिखाते हैं ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू करने के लिए। इसके बाद है असेंबलिंग ऑफ प्लांट। कई ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो प्लांट एंड मशीनरी को असेंबल करवाती हैं, बनाने से, असेंबल करवाना मतलब अलग अलग पार्ट्स को जोड़ देते हैं, वही कर जैसे कंप्यूटर की असेंबलिंग होती है, कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही मशीनरी कई बार डायरेक्ट परचेज करने की बजाय उसके अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर असेंबल करवाते हैं। तो अगर इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने असेंबल करवाया है खुद, तो एक प्रमाण पत्र चाहिए, एक सर्टिफिकेट चाहिए इंजीनियर से कि इसकी असेंबलिंग में कितना खर्चा आया, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी बना हुआ होता तो कॉस्ट का तो आपको पता होता कि ये इतनी प्राइस पर है, लेकिन असेंबल करवाते हुए आपको इंजीनियर की तरफ से एक सर्टिफिकेट चाहिएगा जो प्रमाणित करेगा कि इसकी इतनी कॉस्ट इनकर की गई है। चेकिंग ऑफ प्लांट रजिस्टर एंड बैलेंस शीट, सारी मशीन्स की जितनी डिटेल्स हैं वो प्लांट रजिस्टर में होंगी, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि प्लांट रजिस्टर में सारी चीज़ें लिखी गई हैं या नहीं, मशीन को बैलेंस शीट में दिखाया गया है या नहीं, बैलेंस शीट में भी उसे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ही दिखाया गया है, ऐसा तो नहीं उसे करंट एसेट्स में दिखा दिया। तो इस चीज़ की भी चेकिंग ऑडिटर करेगा। तो ये था प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद है फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर क्या होता है बेटा, आपकी चेयर हो गई, टेबल हो गई, डेस्क हो गया, अलमारी हो गई, जिसको आप मूव कर सकते हो उसे कहेंगे फर्नीचर। फिक्सचर और फिटिंग्स क्या होते हैं, जो चीज़ें फिट हो गई हैं, जैसे अलमारी अगर दीवार के साथ अटैच्ड है तो वो फिक्सचर हो गया। आपकी फ़ैन है जो अटैच्ड है, ट्यूबलाइट्स हैं अटैच्ड हैं, जो एक जगह पर आपने फिक्स कर रखी हैं, उन्हें आप फिक्सचर्स और फिटिंग्स कहते हो। तो फर्नीचर ज़्यादा टाइम तक रहता है, लेकिन फिक्सचर्स और फिटिंग्स जो हैं वो थोड़े से टाइम में हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। एक ट्यूबलाइट ख़राब हो गई तो हम उसे चेंज करके दूसरी फिक्स कर देंगे वहाँ पर। तो इनकी वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है,
सबसे पहले वही ओनरशिप अगर आपने कोई वेरीफाई करनी है तो कैसे कर सकते हैं, आपके पास इनवॉइस होगा, आपके पास पेमेंट की अगर की है तो उसकी रसीद होगी, आपने परचेज़ किया है, ऑर्डर प्लेस किया होगा, उस ऑर्डर की कोई कॉपी होगी। तो अगर ये सारी चीज़ों के बेसिस पर आदमी चेक कर सकता है, ऑडिटर चेक कर सकता है कि ओनरशिप आपके पास है भी या नहीं। दूसरा है एग्जिस्टेंस, सेम वही बात है, बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस के लिए आप क्या चेक करेंगे, फिजिकली वेरीफाई करेंगे कि ये जो फर्नीचर फिक्सचर है ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है भी या नहीं, और अगर मौजूद है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों में ही इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं उसको किसी पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। इसके बाद है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंस, वही जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए खर्चा किया गया वो रेवेन्यू है, जो परचेज के लिए खर्चा किया गया वो कैपिटल है। तो ऑडिटर को मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये दोनों जो हैं ये अलग अलग जगह दिखाए गए हैं। अगर कोई भी न्यू परचेज की है तो वो कैपिटल का खर्चा है तो उसे एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। अगर कोई एसेट जो है उसे बेचा गया है तो उसको सेल वैल्यू जो है उसे डिडक्ट कर दिया जाएगा फाइनल एसेट के अंदर से। यानी अगर आपके पास 1 लाख का फर्नीचर था और 20,000 का सेल कर दिया तो अब आपके पास सिर्फ बैलेंस शीट में 80,000 का ही दिखाया जाएगा ना, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आया उसकी सेल पर वो P&L अकाउंट में हम शो करेंगे। चार्ज, अगर कोई लोन लिया गया है इन एसेट्स के बदले, इन एसेट्स को गिरवी रख के, तो उसके लिए भी जिन्हें भी ये एसेट दिया गया है, गिरवी रखा गया है, उससे एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो ये प्रमाणित करेगा कि हाँ ये एसेट मेरे पास गिरवी है लोन के बदले। वैल्यूएशन, जब मूल्यांकन करेंगे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन का रेट ठीक लगा है या नहीं लगा है, ऐसा तो नहीं आपका मेथड अलग है। अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर को देखिए और रजिस्टर से ये मेक श्योर कीजिए कि जो भी वैल्यू, जो भी मूल्यांकन आप उस एसेट का कर रहे हैं वो बिल्कुल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पर है, और साल दर साल आप ऐसा नहीं आज ये मेथड यूज़ कर रहे हैं कल दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वही मेथड साल दर साल चलता रहता है।